मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम बिगनिंग टू 1200 बीसी तक का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपन पढ़ने वाले हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मौर्य समाज की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मौर्य समाज है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि उनकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं होने वाली है। इस वीडियो को शुरू करें, इस प्रश्न को पढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। आप में से 90% बच्चे वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को जोर से सब्सक्राइब नहीं करते हो, जरूर से कर दो। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी, सब्सक्राइब कर दो। ये वाली पीडीएफ आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जोर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ यहाँ पर कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन या शॉप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं अपन। मौर्य समाज आपके सामने 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। और इस समाज में, जो इस प्रशासन में, इस जो साम्राज्य में आपके सामने अनेक जो सबसे बड़े बड़े जो राजा है वो हुए थे। इस जो साम्राज्य उसकी स्थापना आपके को पता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश की को खत्म करके कौटिल्य की सहायता से हुआ था। जिसमें से जो महापद्मानंद है वो आपके सामने जो नंद वंश के आखिरी शासक थे, उसको जो कौटिल्य है उनकी उन्होंने क्या कर दी थी, थोड़ी जो एक बार शासन में बुलाकर, उनके जो सभा में बुलाकर उनकी बेइज्जती कर दी थी। और उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए जो कौटिल्य उन्होंने क्या किया था, आपके सामने उन्होंने बदला लेने के लिए एक युवक को चुना। छोटे उम्र में, बचपन में, बाली उम्र में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य पे उनकी क्या पड़ती है, नजर पड़ती है। वो उनको तैयार करते हैं और एक दिन उनको बदला लेने के लिए पद्मानंद को हरा देते हैं और वो बनते हैं वहां के क्या, वित्त मंत्री बनते हैं। समझ में आ गया। जो मौर्य साम्राज्य है वो छोटा साम्राज्य ने एक पहले भारत का पहला ऐसा साम्राज्य हुआ जिसने क्या लगभग संपूर्ण भारत पे क्या किया था, आपने राज किया था। समझ में आ गया। उनके द्वारा, जो कौटिल्य, उनके द्वारा एक किताब का निर्माण किया गया जिसका नाम था चाणक्य या अर्थशास्त्र। और उनके ही राज दरबार में, चंद्रगुप्त राज दरबार में एक मैगथनीज नाम का एक व्यक्ति आता है जिसके द्वारा इंडिका नामक क्या लिखी जाती है, किताब लिखी जाती है। ये दोनों किताबें, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय या मौर्य समाज में किस प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती थी उसके बारे में विस्तार से पता चलता है। तो आज अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि मौर्यकालीन जो समाज था उसमें, मौर्यकालीन साम्राज्य था उसमें किस प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक व अर्थव्यवस्थिक व्यवस्थाएं देखने को मिलती थी। पहले वाला पॉइंट है, इसके अंदर आपके सामने क्या देखने को मिलता था, केंद्रीकृत राजतंत्र देखने को मिलता था। केंद्रीकृत राजतंत्र क्या होता है, आपके सामने पूरा राज्य है वो आपके सामने एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। समझ में आ गया। पूरा समाज, पूरा व्यवस्थित तरीके से जो राज्य वो देखने को मिलता था वो राजा के द्वारा, सम्राट के द्वारा नियंत्रित रहता था। जिसमें राजा वो सबसे बड़ा अधिकारी रहता था, उसके नीचे उसकी सहायता करने के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी। जिसमें विधिवेत्ता कौन होता था, आपके सामने जो अशोक, जो मौर्य साम्राज्य में जो कानून को संभालता था, जो आज के समय जज, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता ना, वही समझ लो विधिवेत्ता है आपके सामने मौर्य साम्राज्य में। सेनापति हुआ करता था और जो न्यायाधीश है वो हुआ करते थे। सेनापति क्या करता था, आपके सामने जो सेना को संभालने का काम करते थे, और न्यायाधीश है जो मैंने वो सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में बताया गया, उसी प्रकार के कार्य करने का काम करते थे। उनकी शक्तियां असीमित थी, मतलब सारे के सारे साम्राज्य को संभालने का कार्य किसका हुआ करता था, आपके सामने सम्राट का काम हुआ करता था। समझ में आ गया। सारी शक्तियां किसके हाथों में होती थी, या समझ लो चंद्रगुप्त मौर्य या फिर जो मौर्य समाज के, मौर्य साम्राज्य के जितने भी राजा हुए उनके हाथों में हुआ करती थी। लेकिन वो मंत्री परिषद से सलाह लेते थे। क्यों? क्योंकि भाई एक व्यक्ति को सारी चीजों का ज्ञान नहीं होता है। समझ में आ गया। मंत्री परिषद की सलाह लेना भी जरूरी होता था। क्यों? क्योंकि जो चाहे विधिवेत्ता हो गया, सेनापति हो गया, चाहे न्यायाधीश हो गया, ये अपने क्षेत्र के सबसे समझदार व्यक्ति हुआ करते थे, तो इनसे क्या वो सलाह भी ले लेते थे। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री, महामात्र और अध्यक्ष जैसे उच्च अधिकारी हुआ करते थे। मतलब सम्राट है उसको अलग अलग क्षेत्र में सहायता करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो मंत्री है, जिसको मंत्रियों को अमात्य बोला जाता था, महामात्र जो आपके सामने धर्म से संबंधित आपके सामने सलाह देने का काम किया करते थे। भारत का पहला केंद्रीकरण उदाहरण है, मतलब भारत की पहला एक केंद्रीकृत साम्राज्य, एक ऐसा साम्राज्य जो सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में चलने वाला साम्राज्य, और सबसे बड़े क्षेत्र में जिसने राज किया वो कौन सा था, मगध साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा
निर्मित किया गया साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था। समझ में आ गया केंद्रीकृत राजतंत्र, पहला पॉइंट। अगला है प्रांतीय प्रशासन। साम्राज्य में को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था, जैसे उत्तरापथ। उत्तरापथ मतलब जो साम्राज्य है, जैसे ये साम्राज्य है तो इसका जो उत्तर वाला हिस्सा है इसको उत्तरापथ के नाम से जानते थे। दक्षिणापथ, दक्षिणी हिस्सा होता था उसको दक्षिणापथ के नाम से जानते थे। अविंता, राष्ट्र व कलिंग जैसे जो अलग अलग प्रकार के क्षेत्र थे उनमें उनको बांटा गया था। क्यों? ताकि जो भाई अलग अलग क्षेत्र बना दिए, अब उसी के हिसाब से उनके मंत्रियों को वहां पर लगा दिया, उसी हिसाब से उनको क्या कर दिया गया, लोगों को काम करने के लिए रख लिया गया। इससे प्रशासन है वो व्यवस्थित तरीके से चलता था। जितने भी जो ये प्रांत हुआ करते थे, जिनको अलग अलग प्रांतों में बांटा गया, ये जितने उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतिका राष्ट्र, इसमें क्या हुआ करते थे, अलग अलग प्रकार के राजकुमारों को क्या किया गया था, वहां पर नियुक्त किया गया था। और वो सीधे 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 क्या करते थे, आपके सामने जो सम्राट होता है उसके प्रति उत्तरदायित्व होते थे। प्रांतों को आगे जिलों, आहार और विषयों में बांटा गया। तो अगर मैं आपके सामने बताऊं तो अलग अलग जो प्रांत हुआ करते थे उनको अलग अलग जिलों में बांटा गया था, जिसका प्रमुख राजुक व प्रादेशिक होता था। मतलब जो अलग अलग प्रांत हुआ करते थे इनको फिर जो बड़े बड़े, जैसे राजस्थान है, राजस्थान का एक प्रांत बना दिया, ये समझ लो, उदाहरण बता रहा हूं आपके सामने। अब राजस्थान में आपका जो जयपुर जिला है, दौसा जिला है, शेखावाटी क्षेत्र, ऐसे छोटे छोटे प्रांत में उनमें क्या कर दिए जाते थे, बांट दिए जाते थे। राजस्थान है, इस प्रांत का राजकुमार को क्या बोला जाता था, कुमार बोला जाता था। और ये जैसे जयपुर है, इसका भी प्रमुख बना दिया गया, इसको प्रादेशिक के नाम से जाना जाता था। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। आपको जो जो चीजें अच्छे से याद हो उनको याद कर लो और समझ लो। नगर प्रशासन, मैगथनीज के अनुसार पाटलिपुत्र जैसे नगरों का प्रशासन 30 सदस्यों वाली एक नगर परिषद द्वारा चलाया जाता था। मतलब मैगथनीज के जो पाटलिपुत्र जो एक क्षेत्र हुआ करता था, वहां पर क्या होता था, 30 सदस्यों वाली एक परिषद हुआ करती थी, उनके द्वारा क्या किया जाता था, आपके सामने जो बड़ा राज्य है, बड़ा नगर है, उसमें उनके द्वारा पाटलिपुत्र जैसे क्षेत्र है उस पर राज किया जाता था। मतलब एक व्यक्ति नहीं, 30 सदस्यों की एक परिषद थी जो बड़े नगर है उसको संभालने का कार्य करती थी। जो पांच पांच सदस्यों की 6 समितियों में क्या थी, विभाजित थी। मतलब उसमें भी 6 व्यक्ति, 6 अलग अलग भागों में बांट दिया उस समिति को भी, और उसमें 5-5 व्यक्ति हुआ करते थे। उनका क्या कार्य हुआ करते थे, वो सभी लोग क्या करते थे, उद्योग का से संबंधित चीजें करते थे, शिल्प से संबंधित विदेशी जो लोग आते हैं उनकी देखभाल करना, जन्म मृत्यु से संबंधित पंजीकरण करना, इन सब चीजों को देखरेख करने का कार्य करते थे। मतलब भाई सबसे ज्यादा व्यापार कहां पर होता है, नगर में होता है। और उस नगर मतलब क्या, शहर में होता है। तो उस समय सबसे बड़ा शहर कौन सा हुआ करता था, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को संभालने के लिए 30 लोगों को एक कमेटी बना दी। उस कमेटी को भी 6 भागों में बांट दिया और प्रत्येक में 5-5 लोग रख दिए। भाई कोई 5 लोग कौन से हैं, जो व्यापार के बारे में जानकार है, तो उन लोगों की एक कमेटी है। जनसंख्या कितनी बढ़ रही है उससे संबंधित 5 लोगों की कमेटी है। विदेशी लोग आ रहे हैं उनकी देखभाल के लिए 5 लोगों की कमेटी है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से नगरीय प्रणाली को किया गया था। समझ लो कितनी व्यवस्थित थी उस समय भी हमारे भारत के अंदर। जो राजा हुआ करते थे वो कितने समझदार, किसने व्यवस्थित ढंग से प्रशासनिक प्रणाली चलाया करते थे। मौर्यकालीन न्याय प्रणाली से अत्यधिक सुदृढ़ था। मतलब मौर्यकालीन समाज है उसमें जो न्याय व्यवस्था वो बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करती थी। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था। मतलब जो सम्राट हुआ करता था वो सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था। जो सम्राट ने, अगर कोई एक ऐसा मामला आ गया जिसमें क्या हुआ, बहुत बड़ा राजनयिक मामला है, तो उसको सम्राट ने जो आदेश देता था वही अंतिम न्याय हुआ करता था। ग्राम स्तर पर ग्राम सभाएं हुआ करती थी। उच्च स्तर पे दो प्रकार के न्यायालय। मतलब छोटे मोटे मामले निपटाने के लिए क्या हुआ करते थे, 2 प्रकार के न्यायालय रखी थी। और बड़े मामले हुआ करते थे उसपे तो राजा निर्णय लेता था, लेकिन छोटे प्रकार के 2 न्यायालय थी। पहले थे धर्म जो स्थायी न्यायालय, समझे, तो धर्म से संबंधित, विवाह से संबंधित, संपत्ति विवाद से संबंधित, अगर जो छोटे मोटे मामले होते हैं ना, घर से संबंधित, दीवानी मामले जिनको बोलते हैं, वो कौन संभालता था आपके सामने, धर्म स्थायी जो न्यायालय थी वो संभालते थी। मतलब जो घर से संबंधित, भाई किसी का विवाह में कोई दिक्कत आ गई, कोई संपत्ति का विवाद है, 2 भाई आपस में लड़ लिए संपत्ति से संबंधित, है ना, खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, कोई व्यापार में भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा गया, तो इस प्रकार के जो आपके सामने जो छोटे मोटे मामले हुआ करते थे उसको धर्म स्थायी न्यायालय वो संभालती थी। अगली वाली न्यायालय आपके सामने कटक शोधक न्यायालय। इसका क्या काम होता था, फौजदारी मामले, जैसे कोई व्यक्ति ने चोरी कर ली,
किसी ने डकैती कर ली, कोई राजद्रोह कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, राजा के खिलाफ क्या कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। तो इस प्रकार के जो कठोर दंड हुआ करते थे, उनको जो लोग अपराधी हुआ करते थे, उन सबको अपराधियों को न्याय सुनाने का काम कौन करती थी? कटक शोधन नामक जो न्यायालय हुआ करती थी, वो आपके सामने क्या करती थी? फौजदारी मामले हुआ करते थे, चोरी डकैती राजद्रोह जैसे मामले हुआ करते थे, उनको संभालने का कार्य करती थी। अगले वाला पॉइंट आपके सामने सेना संगठन। कोई भी राज्य वो बिना सेना के आपके सामने आपको पता है कमजोरी रहेगा। तो इसी तरीके से मौर्य साम्राज्य हुआ करते थे, उनके पास एक विशाल व संगठित स्थायी सेना हुआ करती थी। मतलब उनके पास बहुत बड़ी आपके सामने सेना देखने को मिलती थी, जिसमें आपके सामने पैदल सेना, घुड़सवार सेना, गज सेना, रथ सेना शामिल थी। मतलब अलग अलग प्रकार की सेना देखने को मिलती थी, जिसमें आपके सामने सबसे पहले पैदल सेना देखने को मिलती थी। समझ में आ गया? फिर घुड़सवार सेना, हाथियों की सेना और रथ सेना वो चला करती थी। मैग्थनीज ने पाटलिपुत्र सेना प्रबंधन के लिए 30 सदस्यों वाली एक सैन्य परिषद का उल्लेख किया था। मैग्थनीज उसने जो इंडिका नामक जो किताब लिखी थी, उसमें लिखा था कि पाटलिपुत्र में जो सेना है उसको लगाया गया था, उसको संभालने के लिए जो 3 सदस्यों की एक सैन्य परिषद भी थी, जो वही परिषद उसकी बात की गई थी, जो 6 समितियों में विभाजित थी। समझ में आ गया? तो वही जो 30 सदस्यों वाली जो समिति है ना, वो सेना को भी संभालने का कार्य करती थी। सेना का कुशल प्रबंधन साम्राज्य की सुरक्षा व विस्तार के लिए महत्वपूर्ण था। मतलब अगर अच्छे से सेना कार्य करेगी तो इससे क्या है, साम्राज्य में सभी लोग अच्छे से रहेंगे, डर व्याप्त रहेगा, दूसरे राज्य के लोग क्या आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसीलिए जो सेना है उसका बहुत ही समझदारी से, कुशलता से क्या किया गया था, प्रबंधन किया गया था। समझ में आ गया आपको अच्छे से प्रश्न? अगले वाला पॉइंट आपके सामने राजस्व व्यवस्था। भूमि कर है वो सबसे बड़ा हिस्सा हुआ करता था आपके सामने कर का, जिसमें 2 प्रकार के कर लगते थे, जो उपज पर 1/4 व 1/6 भाग हुआ करते थे। समझ में आ गया आपके सामने? मतलब 2 प्रकार के कर लिया करते थे। एक तो 1/4, मतलब 4 बोरी अगर आपके सामने अनाज की हुई, 1 बोरी राजा ले जाता था, जो ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी उस पर। जहां पर कम उपजाऊ होती थी वहां पे 6 बोरियों में से 1 राजा वो लेकर चला जाता था। तो 25% और आपके सामने 16.5% आपके सामने कर देखने को मिलता था। उसके अलावा भी अलग प्रकार के कर देखने को मिलते थे, जैसे सीता कर, जिसमें राज की भूमि से आए। सीता क्या हुआ करती थी? सीता कर या फिर एक जो कोई राज की भूमि है, जैसे कोई नगर है, उसमें कोई दुकान खोली है किसी ने, तो उस पे जो पैसा मिलता था राजा को, उसको सीता के नाम से जाना जाता था। बल्कि एक प्रकार का कर का ही भाग हुआ करता था। और आपके सामने जितना उत्पादन करते हो, भाई कोई आदमी व्यापार करता है, व्यापार में कोई लोहे के उत्पादन कर रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो इस प्रकार के लोगों से कर लिया जाता था। उसको किस नाम से जाना जाता था? भाग के नाम से जाना जाता था। और इन सब कर्मों जो कर हुआ करते थे, इसको समाहर्ता राजस्व संग्रह का अधिकारी हुआ करता था, वो संभालता था, संग्रह करता था। कौन संग्रह करता था? समाहर्ता नामक एक राजस्व अधिकारी हुआ करता था, वो इसको क्या करता था? संग्रह करने का कार्य करता था। और साथ के साथ एक सिंचाई करने का भी कर हुआ करता था। क्यों? अलग अलग प्रकार की नहरों का निर्माण किया था, और नहरों के माध्यम से जो सिंचाई होती थी, उसके माध्यम से जो कर लिया जाता था, उनको जो नहरों को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए उसको भी सिंचाई कर भी देखने को मिलता था। ये समाहर्ता धर्म महापत जो मंत्र है, उनका नाम अच्छे से याद कर लेना। कोई जब आप इन सब के नाम लिखो तो नीचे अंडरलाइन जरूर कर दिया करो। जब आपका जो टीचर है वो कॉपी जांच करे, तब उसकी आंखों में वो पड़े और वो आपके अच्छे से नंबर दे। गुप्तचर व्यवस्था। कोई भी राज्य है उसको सही से चलाने के लिए वहां के गुप्तचर होने बहुत जरूरी है। भाई कोई राजा आपके खिलाफ कोई कूटनीति तो नहीं बना रहा है, कोई गुप्त नीति तो नहीं बना रहा है, इसलिए गुप्तचरों का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। मौर्य साम्राज्य में कुशल व व्यवस्थित जो विस्तृत गुप्तचर प्रणाली थी। अगर अपन विस्तार से समझे तो मौर्य साम्राज्य हुआ करता था, इसमें एक ही बहुत ज्यादा कुशल और विस्तृत आपके सामने गुप्तचर प्रणाली देखने को मिलती थी, जिसमें गढ़ पुरुष नामक गुप्तचर देखने को मिलते थे, जो संतरी या संस्था से विभाजित होकर पूरे साम्राज्य में फैले होते थे। मतलब एक अलग से विभाग बना दिया आपके सामने। गढ़ पुरुष नामक जो गुप्तचर हुआ करते थे, जो अलग अलग संतरी व संस्था नामक जो अलग अलग जो विभागों में विभाजित होकर पूरे साम्राज्य में फैले हुए होते थे। इनका कार्य क्या हुआ करता था?
गुप्तचर यही काम करते थे, कोई राजा का विद्रोह करने का कार्य तो नहीं कर रहा है, कोई राजा के खिलाफ तो नहीं जा रहा है, कोई आपके सामने भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है कोई, या फिर कोई आपके सामने जो दूसरा राज्य में भी इनको लगाया जाता था ताकि ये पता चल सके कि कूटनीति के तहत कि कौन सा राजा है वो आपके खिलाफ क्या कर रहा है, जो आपसे संधि करना चाहता है, कौन आपके खिलाफ युद्ध करने की नीति बना रहा है। कल्याणकारी राज्य के तत्व, अशोक के शिलालेख हुआ करते थे, उसमें स्पष्ट होता था कि मौर्य शासन में जन कल्याण पर ध्यान दिया जाता था। अशोक सम्राट के जितने भी अभिलेख हुआ करते थे उसमें ये चीज साफ साफ पता चलती है कि जो शासन हुआ करता है उसमें जो जनता है उसका जो कल्याण करने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। राजा का काम सिर्फ यही नहीं हुआ करता था कि वो शासन को अच्छे से चलाए, बल्कि उसमें जनता है उसकी जो समस्या है उनका भी ध्यान रखे। राजा है उसके द्वारा सड़कों का भी निर्माण किया जाता था, कुएं को खुदवाना, चिकित्सा सेवाएं और जो आपके सामने धर्म जैसी जो धर्म से संबंधित जो नीतियां हुआ करती थी उसका भी वो ध्यान रखते थे। मतलब जो सड़कों का निर्माण कराना, कुओं को खुदवाना, चिकित्सा सुविधाएं जैसी जो चीजें हुआ करती थी उनको सभी चीजों को जो कराने का काम किसका हुआ करता था, राजा का काम हुआ करता था। मौर्य प्रशासन है वो आपके सामने एक विस्तृत केंद्रीकृत व कुशल प्रणाली में बटा हुआ कर हो। निष्कर्ष की बात करें तो यही है कि आपके सामने मौर्य साम्राज्य है वो एक बहुत बड़ा था जो अलग अलग प्रकार की केंद्रीगत जो कुशल प्रणाली उसमें बटा हुआ करता था। साथ के साथ भारत का प्रथम एक प्रकार का ऐसा राज्य था जो क्या था, पूरे भारत में फैला हुआ साम्राज्य था। तो ये था आपके सामने जो मौर्य साम्राज्य है उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, जो सैन्य प्रशासनिक जितने भी व्यवस्थाएं उसके बारे में विस्तार से मैंने बता दिया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।